नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंडरी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पे चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, सामान्यकालीन एवं संकटकालीन। हम यहाँ राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। संविधान के द्वारा सामान्य काल में जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान की गई है, उसमें सबसे प्रथम है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इन अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कराता है। अब कौन कौन सी शक्तियाँ आती है बेटा? सबसे पहली बात, भारत का समस्त काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। शासन का जो समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघीय शासन संबंधी जो सभी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की समय समय पे सूचना दे। दूसरा है महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति व पदोन्नति। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कतिपय प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार है, जैसे अंतर्राज्य परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादियों, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वह सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। संघ की इकाइयों पे भी उसको नियंत्रण का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। जहाँ तक विदेशों से संधियाँ और समझौते का प्रश्न है, ये संधियाँ और समझौता राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, यद्यपि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में रहती है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। अब आती है बच्चों विधायी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होने के साथ साथ भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग है। इस हेतु उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? सबसे पहला, विधायी क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसान करता है और उसी के ही द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है और जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पे मतभेद हो तो संयुक्त बैठक भी उसके द्वारा बुलाई जाती है। राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत करने का कार्य करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला में विशेष योग्यता रखते हो और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग भी किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयकों को अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अध्यादेश जारी किए जाते हैं। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के संबंध में भी उनको विधायी की शक्ति है कि
राज्य विधानमंडल यदि कोई ऐसा विधेयक बनाता है जो राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए अधिनियम हो या वे अधिनियम हो जो उन विषयों पे निर्मित हो जिन पे भारत की संसद को भी कानून बनाने का अधिकार हो, या कुछ विशेष प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक, तो उन पे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ये तो बच्चों हो गई उसकी विधायिका शक्ति। अब नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण बजट रखवाता है। उनकी अनुमति के बिना धन विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिकता निधि पर भी उनका नियंत्रण होता है। वह इस निधि में से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है। न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किन्हीं अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या उनके दंड को स्थगित या कम कर सकता है। निम्नलिखित प्रकार से सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उपयुक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया हो। किंतु राष्ट्रपति की समाधान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों की समाधान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति का समाधान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों में प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा। राष्ट्रपति अपने समाधान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का भी अधिकार प्राप्त है और राज्यों के संबंध में भी उनको राज्यों की व्यवस्थापन शक्ति से संबंधित भी काफ़ी अधिकार उनको प्राप्त है। तो इस हिसाब से राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बहुत अधिक शक्तिशाली है जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसके अगले चैप्टर में हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।